चलो भाई देखो, हमें आज क्या पढ़ना है? फल पढ़ना है, ठीक है। फल पढ़ने से पहले समझ लो फल बनता कैसे। देखो, पुष्प के एक एक भाग के बारे में जान लो, उनके काम को जान लो, ठीक। उसके बाद कल तो वही बताया था, लेकिन क्या बताएं, नसीब ही खराब था भाई। चलिए देखिए क्या होता है कि पुष्प का भाग, पहले शुरू से शुरू करते हैं ना, तो वर्तिकाग्र की बात करते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है? पुष्प का वह भाग, पुष्प का वह भाग जहां पर परागकण क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। जहां पर परागकण अवतरित होते हैं। देखिए वर्तिकाग्र क्या काम करता है? जैसे किसी दूसरे पुष्प का परागकण जब क्या करता है? आता है, तो ये क्या करता है? आने ही नहीं देता। एक तरह से बोले तो पहरेदार का काम करता है, ठीक है। तीसरी चौथी बार तुम लोग समझ रहे हो, और अब ना आए तो फिर समझ लेना कि तुमको जिंदगी में कौन धरती पे कोई माई का लाल समझा भी नहीं सकता, ठीक है। देखो क्या होता है? परागण पहले समझ लो अच्छा, कि पराग कोश से परागकण का स्थानांतरित होना। पराग कोश से परागकण का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पराग कोश में पाया जाने वाला, सुनो, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। यही परागकण जब कहाँ तक आता है? वर्तिकाग्र तक आता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्लियर हुआ? आपको मालूम है कि परागण कितने प्रकार का होता है? 3 तरह से होता है। इसके 3 कारक होते हैं। पहला जीव कर लेंगे, या पहला जल कर लेते हैं, दूसरा जीव कर लेते हैं, और तीसरा वायु कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जल द्वारा का मतलब क्या? ये ऐसे नॉर्मली भाषा में आप समझे कि जो जल द्वारा परागण होता है वो जलीय पौधों में होता है, ठीक है। दूसरा जीव द्वारा, सबसे ज्यादा परागण किसी के द्वारा होता है तो वो जीव द्वारा, कीट पतंगों द्वारा, ठीक है। जब कक्षा 11 का वो वाला चैप्टर में आपको समझाऊंगा, दूसरा वाला चैप्टर, जब जीवों को कितने जगत में बांटा गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर कितने जीव पाए जाते हैं और वो कितने % में किसको रखा गया है। जानकारी के लिए समझ लो कि 70% में जंतु को रखा गया, उसके 70% में कीट पाए जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जैसे जीव को 70% में बांटा गया, ठीक है। जीवों को कितने भाग में बांटा गया? सॉरी 100% समझ लीजिए। तो 100 में 70% क्या आते हैं? जंतु आते हैं। क्या आते हैं? जंतु आते हैं। समझ रहे हो? और उसमें से, उस जंतुओं में से 70% खाली क्या है? कीट है। कीट समझते हो? इतने कीड़े आप देखते हो, रास्ते में जाएंगे तो कोनो मुंह में आ गया, कोनो आंख में, कोनो नाक में घुस गया। वो छोटे छोटे क्या है? कीट हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूं समझिए कि सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं। अब समझिए, तो जीव द्वारा। वायु द्वारा कि परागकण उड़कर, ना भाई रास्ते में उठा के खा लेते हैं, मैंने तो भाई खाया है, उसको क्या बोलते हैं? चिलबिल। नहीं होता कि पराग एक जगह से उड़ के वो दूसरी जगह जाता है। आपने देखा होगा कि भाई बबूल का पेड़ एक जगह बोया जाता है, दूसरा अपने आप तैयार रहता है ना। वो क्या हो रहा है? वो परागण हो रहा है। वो किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा। एक एक भाग के बारे में समझते हैं। पहला भाग है भाई वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र से शुरू करें कि ये क्या करता है? परागकण के अवतरण का काम करता है। मतलब परागकण सबसे पहले कहाँ आता है? तो सबसे पहले वर्तिकाग्र पर आता है। और ये वर्तिकाग्र की एक खूबी होती है कि अगर ये कोई किसी दूसरे पुष्प का परागकण है तो उसको पहचान लेता है। समझ रहे हैं? पहचानने के बाद अगर वो मेल खाता होगा, उस पुष्प से जिस पुष्प पर वो परागकण पहुंचा है, तो वो क्या करेगा? उसे पराग नली से होते हुए कहाँ भेज देगा? अंडाशय तक भेज देगा, ठीक है। और जहां वो क्या करता है? अंडाणु या अंड या डिंब से क्रिया करके बीज की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, ये इससे मेल नहीं खाता, तो वो क्या करेगा? उसे ये वर्तिकाग्र क्या करेगा? इस नली को, पराग नली की वृद्धि को रोक देगा और इसे अवरुद्ध कर देगा, रोक देगा, जिसकी वजह से परागकण कभी भी अंडाशय तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। दूसरे भाग की हम बात करें तो दूसरा भाग होता है भाई वर्तिका। वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे वाला ये वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। इसी से होते हुए परागकण कहाँ जाता है? अब बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय पुष्प का वह भाग होता है, अंडाशय
पुष्प का वह भाग है जहां पर बीज की उत्पत्ति होती है या संतत की उत्पत्ति होती है, या दो युग्मक आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं। जैसे मनुष्यों की बात कर ले तो अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, संकीर्ण पथ पर। जब मैं आपको मानव जनन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगला चैप्टर आपका वही है, ठीक है, कि कहाँ मिलते हैं तो वो मैं बताऊंगा आपको। संकीर्ण पथ पर पाए जाते हैं, ठीक है। वो पतला फेलोपियन ट्यूब के एकदम लास्ट में होते हैं कि पहले सबसे पहले होता है अंडाशय, झालर, कीपक, अंडवाहिनी और लास्ट में होता है संकीर्ण पथ, वहीं पे वो मिलता है। वो दोनों वैसे ही पुष्प की बात कर ले तो दो युग्मक आपस में कहाँ मिलते हैं, तो अंडाशय में मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं कि ये क्या है भाई, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पुष्प का वह भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है और डंठल जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, तंतुक कहते हैं। ये परागकोश को पुष्प से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब ये डंठल जैसी संरचना के ऊपर एक द्विपालित संरचना होती है, इसके बाहर एक द्विपालित संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं और यही परागकण नर युग्मक का काम करते हैं। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व पुष्पों में कौन करता है, तो आप कहेंगे तुरंत, क्या कहेंगे, परागकण, ठीक है। परागकण नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम परागकोश की। तो परागकोश क्या होता है, परागकोश वह होता है जिसमें क्या पाया जाता है, परागकण पाए जाते हैं। अब परागकण की बात कर ले, देखिए परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि परागकण क्या है, पुष्प के नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज समझ लो, ये एक द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे, या आपसे कोई पूछेगा इसमें कौन सा नर भाग है, कौन सा मादा भाग है, ठीक है। तो देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, कौन सा भाग है, मादा भाग है। कौन सा भाग है, मादा। और परागकोश, परागकण, फिलामेंट, ये कौन सा भाग है, और बाकी ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया दलपुंज हो गया, ये पुष्पासन वृंत, ये सब में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तीन चीजें समझ लीजिएगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, परागकोश, परागकण और ये फिलामेंट या तंतुक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाह्य दल की ना। तो बाह्य दल पुंज का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जब कोई पुष्प किस अवस्था में रहता है भाई, कली अवस्था में, समझ रहे हो। जब कोई पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में क्या करता है, सहायता करता है। देखिए अब अगर ये फूल क्या है, कली अवस्था में है, आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण पुष्प के या किसी पौधे के किस भाग में होता है, तो हरे वाले भाग में होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो जब कोई फूल क्या होता है, कली अवस्था में होता है, तो उसके बाहर जो हरा वाला भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण करके किसी कली को फूल बनने में सहायता करता है, वही होता है क्या, बाह्य दल। वो क्या होता है, बाह्य दल। और बाह्य दल हमेशा किस कलर का होता है, तो बाह्य दल हमेशा हरे कलर का होता है। पुष्प चाहे किसी भी कलर का हो, लेकिन बाह्य दल हमेशा किस कलर का होगा, हरे कलर का। आप देखते होंगे अलग अलग, देखिए जब आप पुष्प सूत्र में आपको समझाऊंगा कि पुष्प सूत्र कैसे बनाया जाता है, तो आपको ये चीजें याद रखना होगा कि किस फूल में कितने बाह्य दल पाए जाते हैं। जितने बाह्य दल पाएंगे उसको आप नीचे लिखेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा कक्षा 11 में, कक्षा 12 में नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा आप रहेंगे। तो इसका सबसे आसान पहचान करना क्या है कि बाह्य दल हमेशा किस कलर का होता है, हरे कलर का। ये एकदम आसानी से पहचान लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज बाह्य दल, इसको बाह्य दल पुंज भी कहा जाता है। दूसरा समझ लीजिएगा, अब लगे हाथ हम दल पुंज की बात कर ले तो दल पुंज क्या होता है, तो पुष्प का वह भाग जिसे हम सूंघते हैं, जो अलग अलग कलर के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे दल पुंज कहते हैं। इसको मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि दो तरह से समझ लीजिए। एक रात वाले फूल, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो दिन में खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे पहचानेंगे। जैसे ऐसा लग रहा हो कि अगर कोई फूल उसका नाम लग रहा है पुरुष जैसा, जैसे क्या हो गया, कोहड़ा, चिचिंडा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये कब खिलेंगे, ये दिन में खिलेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, रंगीन होंगे। सॉरी, दिन वाले फूल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। दिन में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन इनमें जो सुगंध होती है वो क्या होती है, कम होती है। और रात में खिलने वाले फूल ज़्यादातर किस कलर के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और इनमें गंध बहुत ज़्यादा होती है।
कारण क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। रात में खिलने वाले फूल, परागण, अगर देखिए प्रत्येक जीव चाहता है कि जनन करे, है ना, तो पौधे भी चाहते हैं भाई। ऐसा तो थोड़ी है कि गुलाब चाहता है कि मैं अपनी पीढ़ी का आखिरी गुलाब हूँ, ऐसा तो है नहीं। हर आदमी चाहता है या हर जीव चाहता है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखे। इसमें से कितने लोग जो कहते हैं मैं मरना चाहता हूँ, है कोई? हाँ, अब कहेंगे हाँ फिर अब भैया की शादी अगले सीजन पड़ जानी है, भैया की शादी के बाद मर जाऊँ, ऐसा। चलिए अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी चल जाएंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। तो रात में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं? ज्यादातर सफेद होते हैं, लेकिन उनमें गंध पाई जाती है। गंध पाने का रीजन क्या होता है? गंध ज्यादा पाई जाने का रीजन ये होता है कि रात वाले जो फूल होते हैं वो भंवरों को, मधुमक्खियों को, बर्र को, तितली को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे? अंधा आदमी, अगर कोई अंधा आदमी है तो उसको सारा कलर कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। उसको सलमान खान ना, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण से कोई मतलब नहीं है, सब उसको एक जैसे दिखेंगे, काली काली। पहली चीज तो उसने उन्हें देखा ही नहीं, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने जिस वस्तु को नहीं देखा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आपने सपना देखा होगा, सपने में कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अनजाना, तो आप उसकी शक्ल कतई नहीं देख पाएंगे। कोशिश करके देखिए, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन उन्हीं चीज़ों की कल्पना करता है जिसे वो कभी ना कभी देखा हो। मैं तो भाई मुंबई नहीं गया हूँ, लेकिन आप मुंबई की कल्पना करेंगे तो वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखेगी जो हमने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में देखा पड़ा है। यही होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं भाई। उनका रंगीन होने का भी रीजन होता है। क्या रीजन होता है कि अगर वो रंगीन नहीं हो, क्योंकि इनमें सुगंध क्या होती है भाई? कम पाई जाती है। ये ज्यादा खुशबूदार नहीं होते। जैसे गुलाब हुआ, ये दिन में खिलता है, खुशबू होती है, लेकिन ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब तो भी गुलाबों की वैरायटी है। जब से साइंटिस्ट वाला जमाना आया, हर चीज की वैरायटी ढूंढी जा रही है ना, ढूंढी नहीं जा रही है। पहले गुलाब केवल एक कलर का बेचारा ललका गुलाब, अब पिंक वाला गुलाब, पिरक्का गुलाब, काला गुलाब, समझ रहे हैं, है ना। टर्की में पाया जाता है काला वाला गुलाब। मैं लगाया था तो खाली बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो चला जाएगा, बेचारा कहाँ तक जा रहा है मालूम नहीं। अब पता नहीं आता, हो सकता है मुझे नर्सरी वाला ठग दिया हो, है कि नहीं। बेच दिया, 70 रुपये बेच दिया, अपने चलते गया होगा, ठीक है, अब 70 रुपये लेके। चलिए समझ गए मेरी बात को। तो रंगीन क्या होते हैं? ताकि वो भंवरों, तितलियों को अपनी ओर क्या कर सके? आकर्षित कर सके, जिससे परागण की क्रिया बढ़ जाए, जनन की क्रिया बढ़ जाए, और आसानी से वो अपनी संतति की क्या कर सके? उत्पत्ति कर सके। क्लियर है। अब बात करते भैया पुष्पासन की। सबसे खतरनाक जगह पुष्पासन, पुष्प के बैठने की जगह, जहां पुष्प लगा होता है। कभी किसी पुष्प की पंखुड़ी को उखाड़ के देखेंगे तो वो पंखुड़ी कहाँ लगी थी? यहीं से लगेगी, पुष्पासन से। समझ रहे हैं? ये यहीं से जुड़ी होगी, यहीं से। ये सारी चीजें पुष्पासन से। पुष्प के बैठने की जगह को क्या बोला जाता है? पुष्पासन बोला जाता है। ठीक है। देखिए कभी कभार, देखिए केवल ये बैठने की जगह नहीं, कुछ ऐसे, जब मैं अभी आपको मैं फल बताऊंगा ना, जैसे देखिए पुष्पासन से ना, तो क्या होगा? कुछ ऐसे फल होते हैं जो यहाँ नहीं बनते बल्कि यहाँ बन जाते हैं। समझ रहे ना? कुछ ऐसे फल होते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होगा कि फल का निर्माण यहाँ होता है, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन में होता है। आगे बात करते हैं हम किसके? वृंत की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वृंत की। तो वृंत क्या होता है भाई? पुष्प का वह भाग, पुष्प का वह भाग जो उसे क्या, किससे जोड़े रखता है? तने से जोड़े रखता है या पौधे से जोड़े रखता है, वही क्या होता है? वृंत होता है। नहीं पकड़ के देते हैं, मेरी जिंदगी में घुस जाओ, बर्बाद कर दो मेरी जिंदगी में, अच्छा खासा जी रहा था, है ना। समझ रहे हैं? जो जिसे आप पकड़ते हो नीचे से, जो पकड़ के आप देते हो, किसी का बर्थडे वगैरह, समझ दो, समझदार कोई सारा बच्चे को गुब्बारा काफी है ना। तो क्या करते हैं आप? पकड़ के जो देते हैं, जो मतलब जिस पोर्शन को आप पकड़ते हैं वो क्या है? वो वृंत है। वैसे आप उसे डंठल बोलते हैं, हमारे यहाँ तो डांडी बोला जाता है, डड़ी उखल है ना। नहीं तो उसे क्या बोला जाता है? डंठल बोला जाता है। उसको बॉटनिकल नेम में समझा जाए तो उसे क्या बोला जाएगा भाई? वृंत बोला जाएगा। अब हम समझते हैं क्या? फल। अभी तक हमने केवल उसके बारे में समझा था, अब हम फल से शुरू करते। तो फल क्या होता है? तो फल क्या होता है भाई? फल। अब बात होती है कि फल बनता कहाँ है। तो फल का निर्माण कहाँ होता है? तो फल का निर्माण यहाँ, कहाँ पे? अंडाशय में। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। और फल का प्रमुख कार्य क्या होता है? फल क्या काम करता है? तो आपको मालूम है, देखिए फल आप खा जाते हो, आप आम खा जाते हो, गुठली कौन खाता है? खाते हो? उसको भी खा जाएंगे, उसका भी अचार बनता तो हम लोग मजा आ जाता है ना। आम के आम, गुठलियों के आम होता है ना, कहावत सुनिए।
तो क्या होता है, यहाँ आप फल खा जाते हो लेकिन जो जिसके अंदर बीज रहता है उसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अगर वो फल नहीं होता तो हम क्या करते? गुसली तो हम लोग शादी करवा देते अपने यहाँ बचपन में ना, गुसली माई इनका ब्याह किधर होगा? बचपन में इतना हो जाता तुम्हारी शादी यहीं होने वाली हो जाती, पता नहीं, मालूम नहीं, कभी आपने ट्राई किया? शाबाश, मतलब सब लोग साइंटिस्ट हैं। करना चाहिए, हक है हमारा भाई, हर चीज़ सीखो, ट्राई करते रहिए, है कि नहीं? क्या होता है कि वो क्या करता है, उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फल का प्रमुख कार्य क्या होता है कि किसी बीज को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि बाह्य आघातों से बचाता है। ठीक है, जैसे ये आपकी त्वचा, ये क्या करती है आपको, है ना, बाह्य आघातों से बचाती है, बाह्य वातावरण से जोड़े रखती है आपको। वरना पता चला कि ऐसे दौड़ते दौड़ते गए और मेरे भैया तो दिले गिर गया, लेकिन अगर ये कवर नहीं होता तो पता चला गिर गया। पेट पकड़ के लेके चलते, पन्नी में बांध के, ये मेरा पेट चलते ना, होता कि नहीं होता भाई? ये क्या कर रहा है, ये आपको, ये अभेद है, इसमें सिरिंज भले घुसा देंगे लेकिन इससे कोई अंग बाहर अपना नहीं निकाल, जब तक इसको चीरा ना जाए, काट के निकाल ना लिया जाए, समझ रहे ना? तो ये आपको बाह्य वातावरण से जोड़ने का भी काम करता है। अब समझते भैया क्या काम करता है बीज, तो क्या काम करता है भाई, फल क्या काम करता है, बीज की सुरक्षा करता है। अब समझते हैं फल कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, किस बेस पे हम फल को समझेंगे, है ना? तो पहला पॉइंट है कि निषेचन के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं, तो समझेंगे कि पहले निषेचन क्या होता है वो समझ लीजिए, है ना? तो निषेचन क्या होता है कि यही देखिए, दो विपरीत युग्मक का आपस में संलयित होना। संलयित मतलब समझ रहे हो, दो विपरीत युग्मक का आपस में मिल जाना। विपरीत का मतलब एक नर और एक मादा, है ना? दो विपरीत, एक नर है वो उससे विपरीत है, मादा वो उससे विपरीत है। तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, मिल जाना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब उसी निषेचन के आधार पे हम फल को समझेंगे। कौन कौन से फल, तो पहला फल भैया सत्य फल, दूसरा असत्य फल और तीसरा अनिषेक फल। एक एक फल को हम आराम से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला फल सत्य फल, जिसको वास्तविक फल भी कहा जाता है। सत्य फल को क्या कहा जाता है, वास्तविक फल। वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। वह फल जो कहाँ बनता है भाई, अंडाशय में बनता है। वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय से निर्माण का मतलब उसमें पूरे अच्छे तरीके से क्या हुआ होगा, परागण हुआ होगा, और पराग नली से होते हुए क्या नर युग्मक कहाँ तक पहुंचा होगा, अंडाशय तक पहुंचा होगा और निषेचन हुआ होगा। उसके बाद जाके किसी बीज का निर्माण या किसी फल का निर्माण हुआ, समझ रहे हो? तो ऐसा फल जिसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, उसे क्या कहते हैं, सत्य फल या वास्तविक फल कहा जाता है। क्लियर हुआ? दूसरे फल की बात करते हैं तो असत्य फल। मैंने आपको अभी इसके पहले भी बताया था कि वह फल जिसका निर्माण क्या होता है, पुष्पासन से होता है। होता क्या है कि पराग नली से जब परागकण कहाँ तक आता है, अंडाशय तक आता है, तो वो अंडाशय, यहाँ बीजांड द्वार होता है। मैंने आपको बताया था फिगर एक बार समझा के। यहाँ क्या होता है, बीजांड द्वार, उससे बीजांड द्वार से अंदर ना होके कहाँ पहुँच जाता है, पुष्पासन तक पहुँच जाता है, और यहीं पे किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो ऐसे फल को क्या कहते हैं, असत्य फल कहा जाता है। जैसे क्या, सेब का, आपसे कोई पूछे सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, अभी भाग मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, बाकी अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। देखिए, तो सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो सेब का हम क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। और देखेंगे आप जब सेब खाएंगे तो उसके अंदर उसका बीज रहता है, ठीक है। तो सेब का हम कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पासन। तो ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है भाई, पुष्पासन से हो, उसे क्या कहेंगे, असत्य फल कहा जाता है। अब तीसरे फल की बात करते हैं, अनिषेक फल। अभी तक आपने पढ़ा था भाई कि जब दो विपरीत युग्मक मिलकर किसी फल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या दो विपरीत युग्मक आपस में मिलते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। उसके बाद संतत की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पे निषेचन ही ना हो, ऐसा फल जिसमें देखिए अगर निषेचन नहीं होगा तो किसी संतत की उत्पत्ति नहीं होगी, किसी बीज की उत्पत्ति नहीं होगी। एक फल है, समझिए उसमें होता क्या है, नॉर्मली आप देख रहे हैं कि क्या होता है, यहां बना लो भैया, समझ रहा हूं जो सोच रहे हो तुम लोग, गुड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि इसी पर वर्तिकाग्र से होते हुए परागकण कहाँ पहुंचता है, अंडाशय तक पहुंचता है। लेकिन
अब वो कब होता है कि जब ऐसे पुष्प जिनमें वर्तिकाग्र कहाँ होता है, ऊपर होता है। कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनमें वर्तिकाग्र भैया नीचे की तरफ होता है, वो फल नीचे की तरफ होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे फल, उसमें देखिए जब यहाँ से परागकण व अंडाशय तक पहुँचेगा नहीं तो निषेचन कभी होगा नहीं, और जब निषेचन नहीं होगा तो किसी संतति या किसी बीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के हुआ, इसीलिए लिखा है ना अनिषेक फल, बिना निषेचन का जिसका निर्माण हुआ उसे अनिषेचन फल कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो जिसका निर्माण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पर, यहीं पर, ये उल्टा होता है तो यहीं पर फल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा केला, केला देखा है, दुनिया का कुल पेड़ नीचे रहते हैं, कुल फल नीचे की तरफ झुके रहते हैं, ये महापुरुष ऊपर की तरफ झुके रहते हैं, ऐसे होता है ना केला। तो ये उसका वर्तिकाग्र होता है ना। अब ये क्या है, ऊपर है तो कुल झुक के कहाँ चले जाना है, नीचे, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो निषेचन नहीं कर पाता। आगे बात करते हैं कि निर्माण के आधार पे फल कितने, बनने के आधार पे, बनावट के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला फल सरल फल, कौन सा, सरल फल। सरल का मतलब यह सरल का वाला फल नहीं, सरल, समझ रहे हो, सरल का मतलब नॉर्मल एकदम सरल फल। वह फल आपने देखा होगा कुछ ऐसे फूल होते, कुछ ऐसे फल, ऐसे पेड़ होते हैं या ऐसे पौधे जिसमें जितना फूल उतना फल, है ना। मतलब ऐसा आप ऐसे समझे, नॉर्मली में समझे, जैसे आपने अमरूद देखा होगा, आम देखा होगा, है ना भाई, जितना फूल। अब ऐसा समझे कि जिस पेड़ में या जिस पौधे में एक फूल अगर लगे तो एक फल, दो फूल लगे तो दो फल, तीन फूल लगे तो तीन फल, मतलब जितने फूल उतने फल, उस वैसे फल को क्या कहा जाएगा, सरल फल। समझ रहे हो, ऐसा पेड़ या ऐसा पौधा जिसमें एक फूल से एक फल का निर्माण होता है उसे कहते हैं सरल फल, ठीक है, जैसे आम और अमरूद। दूसरे की बात हम करते हैं समूह फल। कुछ ऐसे पेड़ या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल तो एक ही लगता है लेकिन उसमें फल बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे कहते हैं समूह, ग्रुप फ्रूट, है ना, समूह फल कहा जाता है। जैसे आपने मदार देखा होगा, है ना, मदार में क्या होता है, ये होता है भाई मदार, ऐसे एक फूल यहां से निकला होता है और उस पे सब फल फल लगे हैं, देखा है आपने, है ना। तो ऐसा फल जिसमें केवल एक फूल पाया जाए और कई फल की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे समूह फल कहते हैं। जैसे मदार और दूसरा स्ट्रॉबेरी। मैंने तो स्ट्रॉबेरी पता नहीं देखा भी है कि नहीं देखा है, एक्चुअली मैंने नहीं देखा स्ट्रॉबेरी, आप लोगों ने देखा है, रस भरी देखे हो, स्ट्रॉबेरी को हिंदी में रस भरी बोला जाता है, इसमें तो कुछ खाए भी होंगे, मालूम नहीं। चले आगे बात करते हैं हम संग्रंथित फल का। वह फल जिसके निर्माण में, समझेंगे, आपने पढ़ा है कि भाई अंडाशय में निर्माण होता है, लेकिन वह फल जिसका निर्माण किससे, दलपुंज और दूसरा अंडाशय से होता है। ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है भाई, अंडाशय और दलपुंज से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संग्रंथित फल कहते हैं। जैसे मेरा फेवरेट कटहल और तुम्हारा फेवरेट अनानास, समझ रहे हैं। तो ऐसा फल, देखिए आपसे कोई पूछेगा कि कटहल का निर्माण कैसे होता है तो आप कहेंगे अंडाशय से और दलपुंज से। तो वैसा फल जिसका निर्माण किससे होता भाई, अंडाशय से और दलपुंज से होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे संग्रंथित फल कहा जाएगा। अब समझ लेते हैं फल के कुछ भाग और फल के कुछ अलग प्रकार, है ना। एक तो होता है ना भाई सूखा वाला फल, एक तो होता है फ्रेश वाला फल। अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले फल के भाग समझ लीजिए। मैंने आम बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया भाई, बचपन में ये नहीं बनता था, है ना। तो देखिए ये क्या है, बाह्य फल भित्ति। पुष्प का फल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है भाई, बाह्य फल भित्ति, जिसको छिलका बोला जाता है। उसके जस्ट अंदर वाला एकदम सटा हुआ भाग क्या कहलाता है, मध्य फल भित्ति। और सबसे अंदर वाला भाग जो गुठली होता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक फल भित्ति। समझ गए। अब एक एक पोर्शन को समझ लेते हैं कि फल क्या होता है। तो फल को दो तरह से और समझ लीजिए भैया। एक होता है मांसल फल, जिसमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति अलग अलग पाई जाती है। वह फल जिसमें क्या होता है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति अलग अलग होती है। ये हो गई बाह्य फल भित्ति, ये हो गई मध्य फल भित्ति, ये हो गया आंतरिक फल भित्ति।
जिसमें तीनों अलग अलग पाई जाए उसे क्या कहेंगे? मांसल फल, मांस वाला फल एक तरह से कहे तो ना, गुदेदार फल, समझ रहे हो? उसे क्या कहेंगे? मांसल फल। और जिसमें कुल एक में सिकुड़े पड़े हों, जैसे किशमिश आप देख रहे हैं, किशमिश में आप बता लोगे नहीं, तो ऐसा फल जिसमें क्या होता है? सभी एक दूसरे में मिल जाएं, है ना, जिसे ड्राई फ्रूट के नाम से जाना जाता है, सूखा मेवा, है ना, सूखे फल के नाम से जाना जाता है, जो भारत में सबसे ज्यादा कहां से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान को देख ही रहे हो, मुल्ला बरादर और कब्जिया के बैठे पड़े हैं, है कि नहीं? तो भाई देखिए अब वो महंगा हो गया। पहले तो मैं लेके आता था भाई 600 रुपये का, अब तो हिम्मत ना हो रही है। 1000 को खाली बादाम लेके आना, बिन काजू बचबे किया, किशमिश बचबे किया, सोयाबीन बची है, नमक बचा, सेना वाला। खाते हैं आप लोग कभी? हाँ, खाया करिए भाई। ऐसा नहीं कि खाली बादाम खाने से कुछ मेमोरी तेज हो जानी है, समझ रहे हैं? बादाम खाने से मेमोरी तेज नहीं होती, बल्कि तेज कैसे होती है? पढ़िए, ठीक है? आ गया समझ में? क्लियर है? चलो, बेस्ट ऑफ लक।